वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वदेश स्टडी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर या कोल्ड वर्ल्ड एरा। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने वीडियो पे क्लिक किया, इस वीडियो में मैं आपको जो भी 2022 या जब भी कोई बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर देगा तो उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई वीडियो में बने रहना, आपका बिल्कुल भी कोई घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो आपको बिल्कुल ही ईजिली तरीके से एनालिसिस करके और बहुत आराम से समझा दूंगा कैसे आपको पेपर में लिखना है और कैसे आपको समझना है। तो भाई चलिए बिना किसी बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका नाम है दोस्तों शीत युद्ध के कोई 4 कारण लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि शीत युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे। तो शीत युद्ध होने के क्या कारण है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं शीत युद्ध के 4 कारण जो है प्रमुख कारण निम्नवत हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर तक के क्वेश्चन इस बार पूछेगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्या कारण है शीत युद्ध के। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि शीत युद्ध का कारण संघर्षों की अनिवार्यता। इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं कि शीत युद्ध क्या है कि जब शीत युद्ध का टाइम था 1945, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ से 1991, तो संघर्षों की अनिवार्यता मतलब जब शीत युद्ध जो है हमारा शुरू हुआ उस समय संघर्षों की अनिवार्यता थी। ठीक है ना, संघर्ष बहुत मतलब वहाँ पे चल रहे थे उस समय, जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा संघर्ष की अनिवार्यता थी। संघर्ष जो थे उस समय बहुत ज़्यादा चल रहे थे, इसलिए जो है शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण यह भी है कि उस समय जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए संघर्षों की अनिवार्यता भी थी। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेदों की वजह से तनाव पैदा हुआ। देखो भाई, जो शीत युद्ध उसमें 2 महाशक्तियाँ थी, एक तो हमारा अमेरिका था और एक हमारा सोवियत संघ था। तो क्या था कि इन दोनों में जो वैचारिक मतभेद हैं वो उनकी वजह से जो है इनमें तनाव पैदा हुआ। तो इस प्रकार विचारधाराओं का परस्पर टकराव से क्या मतलब है कि जो हमारा अमेरिका है वो पूंजीवादी गुट से था और जो हमारा सोवियत संघ है वो समाजवादी गुट से था। तो एक जो है जो हमारी विचारधाराएं उनका परस्पर टकराव भी शीत युद्ध के कारण बना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे जो 2 पॉइंट हो चुके हैं, मैं फिर से जो रिवीजन है वो कर दूँ कि पहला तो संघर्षों की अनिवार्यता थी और दूसरा हमारा जो है कि वैचारिक मतभेदों के साथ साथ जो है परस्पर टकराव। ठीक है, परस्पर टकराव क्या था, विचारधाराओं का परस्पर टकराव था। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि शीत युद्ध को पुष्पित एवं पल्लवित करने में। अब देखो, शीत युद्ध को किसने पुष्पित एवं पल्लवित किया, तो सोवियत संघ तथा पश्चिमी देशों के परस्पर आपसी संदेह एवं अविश्वास। देखो, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं था, कौन किसके मतलब किस पर हमला कर दे। तो इसने जो है आप पुष्पित एवं पल्लवित करने में सोवियत संघ तथा पश्चिमी के आपसी संदेह अविश्वास उसने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो सोवियत संघ है और जो पश्चिमी देश हैं उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं था और जो विचारधाराएं थी वो भी जो है परस्पर एक दूसरे के विरोधी थी, इसलिए जो है एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया जो है आपसी संदेह में अविश्वास ने। अब हमारे तीसरा पॉइंट हो चुका, अब हम चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है विजित प्रदेशों पर नियंत्रण। विजित प्रदेश है उन पर नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। देखो, अमेरिका और जो सोवियत संघ वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जो स्वतंत्र देश हैं, जो नव स्वतंत्र देश हैं, उन पर जो है हम विरोधी प्रचार मतलब एक दूसरे का जो है विरोधी प्रचार किए इन्होंने, और जो भी नव स्वतंत्र देश हैं, जो भी नव विकसित देश हैं, उनको जो है अपने गुटों में शामिल किया। तो यह भी एक कारण बना जो है शीत युद्ध का, यही एक कारण था। एक मुख्य कारण यह था कि इन सब ने जो है अपने गुट बनाया, जैसे कि आपको सबने पढ़ा होगा या आपने बुक में पढ़ा होगा, जैसे सीएटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट। तो ये सब जो बनाए गए थे, तो इस पॉइंट में यही दिया गया है कि विजित प्रदेशों पर नियंत्रण, इच्छा और परस्पर विरोधी प्रचार भी शीत युद्ध का एक कारण रहा। तो दोस्तों, शीत युद्ध की कोई 4 कारण लिखिए, तो आप एक कारण लिख के बहुत ही ईजिली तरीके से जो भी चेक करने वाला है वो आपको पूरे नंबर देगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। तो दोस्तों, ये जो हमारा क्यूबा मिसाइल संकट है ये भी जो हमारा शीत युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है ना, ये क्यूबा मिसाइल संकट है, ये हमारा शीत युद्ध से रिलेटेड है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था तथा इसमें किन विश्व नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब पहले तो आपको बताना है कि शीत युद्ध क्या था और उसके बाद बताना है कि कौन से ऐसे जो विश्व नेता रहे हैं जिन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका का
निर्वहन किया है। तो चलिए हम आंसर पढ़ते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। अप्रैल 1961 में सोवियत नेतृत्वकर्ता, देखो अप्रैल, आपको अप्रैल याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है 1961। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल ही मतलब आप जब भी एनसीईआरटी उठाएंगे तो जो उसके लेखक हैं उन्होंने भी बोला है कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि जो एनालिटिक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो परीक्षा अध्ययन वाले रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप बता देते हैं, तो ऐसा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, तो 1961 में क्या सोवियत नेतृत्वकर्ता को भय था कि अमेरिका जो है क्यूबा पर हमला कर सकता है। देखो भाई, इसको भय क्यों था, जो सोवियत संघ था उसको भय क्यों था, इसलिए भय था क्योंकि जो क्यूबा था वो भाई साहब जो हमारा साम्यवादी गुट था, जो हमारा समाजवादी गुट था उसका जो था सदस्य था, क्योंकि वो समाजवादी व्यवस्था अपनाया हुआ था। जो क्यूबा है वो हमारे अमेरिका के पास में है। तो आता 1962 में निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, जो निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत संघ के, उन्होंने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब क्या था, इनको भय था कि क्यूबा पर जो है अमेरिका हमला ना कर दे, क्योंकि अमेरिका के पास में जो है क्यूबा है। तो इससे सोवियत संघ पूर्व की अपेक्षा, मतलब कि पहले की अपेक्षा अमेरिकी मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों अथवा शहरों पर हमला करने में सक्षम हो गया। इसका क्या है, दोगुने ठिकानों से हमारा ये मतलब है कि जो हमारा अमेरिका है, जो हमारा सोवियत संघ है वो अमेरिका है उस पर हमला करने, मतलब जो क्यूबा है वो अमेरिका के पास है, तो सोवियत संघ ने क्या किया कि वहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी। मिसाइलें तैनात करने से क्या हुआ कि अब वो जो अमेरिका है, अमेरिका का जो मुख्य भूभाग है उसके लगभग दोगुने ठिकानों और साथ साथ शहरों पर हमला करने में सक्षम हो गया भाई साहब। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप सुनते जाना। तो सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगाने संबंधी जानकारी अमेरिका को 3 सप्ताह के बाद हुई। अमेरिका जो है परमाणु युद्ध नहीं चाहता था, क्योंकि जो है अमेरिका जानता था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि इनमें विजेता कौन है यह जो है सुनिश्चित करना भी असंभव रहेगा। तो था अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोकने का आदेश दे दिया। उन्होंने बोला जाओ जो सोवियत संघ के जहाजी बेड़े उनको रोको। तो अमेरिका ने क्या किया, अपना इस कार्रवाई से सोवियत संघ को चेतावनी देनी चाहता था। ठीक है, इस परिस्थिति से ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब युद्ध को रोका नहीं जा सकता। उक्त घटनाक्रम को जो है क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में विख्यात है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि जो केंद्र बिंदु था शीत युद्ध का, तो वो क्या था। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि क्यूबा मिसाइल संकट है वो यहाँ पे केंद्र बिंदु था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, तो आपको लिखना है ये सब था, इसमें किन विश्व नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी हैं उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यहाँ पे जो निकिता क्रुश्चेव हैं जो कि सोवियत संघ से बिलोंग करते हैं, इन जो दो नेता हैं इन्होंने क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये दो विश्व नेताओं ने। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन भी बिल्कुल हो जाता है। आप बिल्कुल आराम से इसको 2-3 बार पढ़ के, और जब आप पेपर देने जाएंगे आपको 2-3 बार और पढ़ के जाना है, तो आप बिल्कुल ईजिली तरीके से देखो भाई, मैं बोलता हूँ ना आपको जो है एनसीईआरटी पढ़नी है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, आपका जो लिखने का तरीका है वो बहुत विकसित होगा। ठीक है ना, आपके जो शब्द हैं लिखने के, जो आपका शब्दकोश है वो बहुत मजबूत होगा। तो चलिए बिना बकवास किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है महाशक्तियाँ जो हैं। देखो जो महाशक्तियों से क्या तात्पर्य है, जो हमारा सोवियत संघ है और अमेरिका है, ये महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। देखो इन्होंने वार्सा पैक्ट, सीएटो नहीं, नाटो, सीएटो, सेंटो ये सब बनाए थे, तो सैन्य गठबंधन यही सब है। तो ये क्यों रखती थी, क्या कारण थे महाशक्तियाँ जो हैं, मतलब सोवियत संघ और जो अमेरिका है वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, कोई 3 कारण लिखो। तो भाई 3 नहीं, अपन मतलब हाँ चलो 3 देखते हैं। तो जो महाशक्तियाँ वो छोटे देशों के साथ निम्न कारणों की वजह से सैन्य गठबंधन रखती थी। क्या कारण थे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ, आपको याद रखना है कि जो शीत युद्ध है वो दोनों के बीच हुआ। जो तत्कालीन महाशक्तियाँ थीं छोटे देशों को अपने हथियार अस्त्र बेचती थीं, जिससे उनको मुनाफा होता था। ठीक है, अस्त्र बेचने के साथ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके सैन्य गतिविधियों का संचालन करती थी। मतलब कि एक तो आप उन्हें अस्त्र बेच देंगे, और उनके यहाँ जो भी ज़मीन है वहाँ पर आप सैन्य अड्डे, ठीक है, वहाँ पे आप सैन्य अड्डे स्थापित करके सैन्य गतिविधियाँ, मतलब कि जो विपक्षी है उस पर जो है सैन्य गतिविधियों का संचालन करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे पहला कारण ये था कि जो तत्कालीन छोटे देश हैं वो अस्त्र बेचते थे और जो सैन्य अड्डे उनके यहाँ स्थापित कर लेते थे। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा कंप्लीट है। अब हमारा दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे दूसरे पॉइंट में है कि
दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल, देखो अब क्या कि जो दोनों महाशक्तियाँ वो छोटे देशों से क्या तेल एवं खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होते थे। छोटे देशों से क्या होते थे, तेल एवं खनिज पदार्थ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जो है बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि छोटे देशों में अमेरिका तथा सोवियत संघ अपने अड्डे, यहाँ पे देखना, ये सैन्य अड्डे और यहाँ पे तीसरा अड्डे स्थापित करके परस्पर एक दूसरे गुट की जासूसी किया करते थे। उन्होंने अड्डे स्थापित कर लिए, अब एक दूसरे गुट की जासूसी भी करेंगे। तो जो हमारे ये 3 पॉइंट थे ये आपको अच्छे से समझ लेने हैं दोस्तों। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको जो भी मतलब क्वेश्चन आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको जो है उसको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना, क्योंकि जो परीक्षा अध्ययन की भाषा है ये नहीं है कि आपको परीक्षा अध्ययन की भाषा ही लिखनी आती हो। आप जो है अपनी बहुत अच्छी भाषा में बहुत मतलब इससे भी आप अच्छा लिख सकते हैं। जो हमारी परीक्षा अध्ययन रहती हैं उनमें लिखा है, आप उनसे भी जो है बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो परीक्षा अध्ययन है वो बिल्कुल गलत है, आप जो है बहुत इनसे अच्छा लिख सकते हैं। सिर्फ परीक्षा अध्ययन जो है आपको एक माइंडसेट बैठाने के लिए होती हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए होती हैं। तो भाई साहब अब हम यहाँ पे अगले जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, तो मैं आपको समझा दूँ, आपको ये जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, मैं आपको समझा दूं गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे जो गुट निरपेक्षता है, गुट का मतलब है एक जो संगठन, उससे निरपेक्षता का मतलब है अलग रहना, मतलब अलग रहने की नीति। जब जो शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय जो है 1945 में जो नव स्वतंत्र देश स्वतंत्र हुए थे, तो उन्होंने जो है ये सोचा कि यार हम दोनों गुटों में नहीं जाएंगे, मतलब कि एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट, दोनों में नहीं जाएंगे। तो जो है भारत और जो मतलब 5 देश थे, जो हमारे 5 देश थे, उन्होंने जो है एक गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। तो उसे हम गुटनिरपेक्ष कहते हैं, मतलब कि जो हमारी दोनों महाशक्ति हैं उन दोनों में शामिल नहीं होना है हमको। और एक स्वतंत्र विदेश नीति, ठीक है, एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। ठीक है, स्वतंत्र विदेश नीति का हमको पालन करना है, और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है उसको होने से जो है हमें रोकना है। तो ये सब जो था, और हमें एक नव विकास करना और एक दूसरे का जो है सहयोग भी करना है। तो ये सब जो गुटनिरपेक्षता है, तो इससे आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं गुटनिरपेक्षता के बारे में कि ये है इसमें। चलिए अब हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। असंलग्नता मतलब कि अलग रहने की नीति, अथवा गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय विश्व के शक्तिशाली गुटों से, ठीक है, शक्तिशाली गुटों से अलग अथवा तटस्थ रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करनी है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करते हुए सुकार्नो, जो सुकार्नो उन्होंने क्या कहा है कि अब आपको सुकार्नो भी याद नहीं रखना। इस नीति का तात्पर्य युद्ध में तटस्थ रहकर न होकर स्वतंत्रता, शांति एवं सामाजिक न्याय के कार्य में सक्रिय योगदान देना है। जॉर्ज लिस्का, अप्यर्दो, ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, आप इससे अच्छा जो है अपनी भाषा में गुटनिरपेक्षता के बारे में बता सकते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं हम, जैसे कि किसी भी देश के साथ सैन्य संधि अथवा विशेषता किसी साम्यवादी अथवा पश्चिमी गुट के किसी भी राष्ट्र के साथ सैन्य संधि में सम्मिलित न होना असंलग्नता है। अतः स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता एक ऐसी सकारात्मक एवं रचनात्मक नीति है जो सामूहिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करती है। तो यहाँ पे गुटनिरपेक्षता के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं, और आपके जो भी स्कूल के टीचर हैं आप उनसे भी पूछ लीजिए कि जो गुटनिरपेक्षता है उस शब्द का अभिप्राय क्या है। तो जब वो आपको समझाएंगे, तो भाई जो परीक्षा अध्ययन है इसमें बहुत कम शब्दों में दिया हुआ है। मैं बता दूं, आप 2 पेज भर सकते हैं गुटनिरपेक्षता के बारे में। सिर्फ आपको एनसीईआरटी जो हमारी बुक है वो पढ़ना है, और जो परीक्षा अध्ययन है उसमें हमको कैसे लिखना है वो आइडिया मिल जाता है, तो आप इससे भी बहुत इजीली तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ये और बढ़ते हैं। तो हमारे बस 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होंगे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे लग रहा है कि मैं आप प्लेलिस्ट बनानी चाहिए जो पॉलिटिकल साइंस है उसके मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन ही होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको जो है 100 क्वेश्चन को याद करके समझ के अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो अगला क्वेश्चन वो भी यही है कि गुटनिरपेक्षता के आवश्यक तत्वों को संक्षेप में। अब इसके तत्व का मतलब है ये सब लिखना है। देखिए तत्व देखते हैं। असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्षता के कर्णधारों ने, मतलब कि जो विद्वान लोग हैं उन्होंने निम्नलिखित 5 आवश्यक तत्व बताएं। क्या तत्व है, देखो तत्व का मतलब इसकी क्या विशेषता है। यहाँ पे देखें, इससे संबंधित देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना, ये तो हमको पता है तो हम लिख देंगे। दूसरा क्या है,
यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा है कि इसका सदस्य देश जो है उपनिवेशवाद का विरोध करता है। उपनिवेशवाद का मतलब जैसे कि जो ब्रिटेन है उसका उपनिवेशवाद क्या था, इंडिया था उसका उपनिवेशवाद, मतलब कि उपनिवेश, ठीक है आप समझ चुके हैं ना उपनिवेशवाद क्या होता है, मतलब कि एक साम्राज्यवाद स्थापित करना। तो जो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन है तो वो इसका जो है उपनिवेशवाद का विरोध करता है। दूसरा पॉइंट ये हो चुका है, ये हमको पता है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ें तो इसका सदस्य किसी भी सैनिक गुट का सदस्य ना हो, मतलब कि जो वार्सा पैक्ट आए थे उस समय नाटो था, ठीक है ना, नाटो था, नाटो, सीएटो, सेंटो, ये जितने भी थे इनमें शामिल नहीं होना। चौथा पॉइंट है सदस्य देश ने किसी बड़ी शक्ति अथवा ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। इसका मतलब यह है कि देखो गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब बना था, ये उस समय की बात है, ठीक है 1945 के समय की, मतलब कि जो दोनों महाशक्तियां हैं उनमें जो है शामिल नहीं होना है हमको। तो ये उसका है, ठीक है। तो ये 5 आवश्यक तत्व हैं। तो आप गुटनिरपेक्षता के बारे में जितना भी जान लेंगे तो आपको पूरा पता चल, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्षता, तो इससे जो है आप ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर विश्राम करते हैं। यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि मैं अगले पार्ट में दे दूंगा। तो दोस्तों जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि जो मैं हूँ वो सारे क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे अगले चैप्टर रहेंगे उनमें मैं आपको भाई साहब मतलब कि हर एक चैप्टर में 3 से 4 क्वेश्चन ही बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पहला चैप्टर है ना उसमें सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कहाँ से जो हमारे बोर्ड पेपर के टीचर्स हैं वो कहाँ से पूछ लें। इसलिए जो हमारा पहला चैप्टर है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, पढ़ना आपको जो है चिंतित रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे अगले चैप्टर हैं उनमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और जो हमारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही कम है। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। ठीक है भाई।